जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने अपने कावेरी इंजन पर काम करना काफ़ी तेजी से शुरू कर दिया है और आप सब जानते हैं कि अभी तक इस प्रोग्राम में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को प्राइम फोकस पर रखा हुआ है। यही वजह है कि अब DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में ड्राई कावेरी इंजन डेरिवेटिव को इंटीग्रेट किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन है वो भारत की स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि इसका उद्देश्य अभी मौजूदा F404 इंजनों को इससे बदलने का नहीं है और LCA तेजस ट्रेनर में ड्राई कावेरी इंजन डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करना DRDO और GTRE का एक संयुक्त प्रयास का हिस्सा है। और इस पहल का उद्देश्य जो है वो ट्रेनर विमान को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करना है, जिसमें कि रियल फ्लाइट कंडीशन में ये जो इंजन है उसका परीक्षण करना और साथ ही उसमें और क्या रिफाइनमेंट करना है उसके बारे में जांचना है। बता दें कि इसके लिए 2 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, PV5 और PV6। और वहीं दोस्तों, GTRE को ड्राई कावेरी इंजन के नए बैच मिलना शुरू हो चुके हैं गोजर एरोस्पेस से, जिन्हें की खास तौर पर इस परीक्षण प्रोग्राम के लिए ऑर्डर किया गया है। इन इंजनों को उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों के लिए निर्धारित किया गया है, जो कि विभिन्न और चरम स्थितियों के तहत इंजन की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए जरूरी है। यही नहीं, GTRE कावेरी इंजन के लिए नए आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को भी विकसित करने पर काम कर रहा है और इन मॉड्यूल को जोड़ने से जो संयुक्त यानी कि जॉइंट थ्रस्ट बनेगा वो लगभग 73 से 75 किलो न्यूटन का होगा। लेकिन LCA तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्तमान के F404 इंजन में जो 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है उससे ये कम है। लेकिन इतना तो है कि भारत जिस तरीके से प्रगति कर रहा है इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर, वो स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी में एक प्रगति को भी दर्शाती है। यही नहीं दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल हमारा जो घातक UCAV है उसे पावर देने के लिए भी किया जाएगा, जो कि 13 टन का अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जो कि विवादित हवाई क्षेत्र में डीप स्ट्राइक मिशनों में भारत के AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट के पूरक के रूप में काम करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केरल के एक मैकेनिक जयेश ने ट्विन मैगजीन राइफल का एक इनोवेटिव ट्विन मैगजीन राइफल के अपने डिजाइन के लिए पेटेंट हासिल किया और यह आविष्कार भारत की रक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। जयेश का ये जो डिजाइन है वो हमारे सुरक्षा बलों और सेना के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल मैगजीन राइफल को संशोधित यानी कि मॉडिफाई करता है। वर्तमान की मैं अगर बात बताऊं तो सैनिकों को युद्ध के दौरान अपनी मैगजीन खाली होने पर मैनुअल रूप से इसे दोबारा लोड करना होता है और यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया टाइम भी बर्बाद करती है, जो कि सैनिकों को असुरक्षित बना सकती है। और ये जो ट्विन मैगजीन राइफल है इसकी खास विशेषता है इसकी 2 मैगजीन, जिन्हें बिना दोबारा लोड किए निर्बाध रूप से फायरिंग की जा सकती है। और ये इनोवेशन युद्ध की स्थिति में एक सैनिक की दक्षता और प्रतिक्रिया का जो समय है उसमें काफी सुधार कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, जयेश के इस डिजाइन को आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने भी काफी पसंद किया है और अगर जयेश का ये डिजाइन सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो ट्विन मैगजीन राइफल युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आप सबको मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि चाइना ने भारतीय सीमा के पास J-20 फाइटर जेट तैनात किए, लेकिन अब चाइना ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चाइना की तरफ से कहा गया है कि उनके जो टेस्ट पायलट्स हैं वो उच्च ऊंचाई वाली जगह पर इस एडवांस फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहे हैं। यानी कि चाइना ने J-20 फाइटर जेट में कुछ नई क्षमताओं को जोड़ा है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि उनका J-20 फाइटर जेट उच्च ऊंचाई पर सही से ऑपरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इस फाइटर जेट का ऑपरेट होना एक बड़ी चुनौती भी है। पतली हवा इसके थ्रस्ट को कम करती है, जिससे पेलोड क्षमता तक सीमित हो जाती है। भले ही चाइना अपनी J-20 फाइटर जेट को स्टेल्थ बताता है, खास तौर पर कहता है कि इसकी स्पीड, गतिशीलता और इसमें एडवांस एवियोनिक्स जैसी खूबियां हैं, लेकिन अभी भी ये सारी बातें साफ नहीं है। लेकिन इस फाइटर जेट को भारत के पास तैनात करना चाइना की उस मंशा को दर्शाता है कि चाइना अपनी वायु क्षमताओं को और ज्यादा आधुनिक बना रहा है, खासकर कि भारत की सीमा से लगे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने WAP 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के लिए हल्के वजन वाले एड ऑन कंपोजिट आर्मर को तैयार किया है, जो कि सैनिकों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। WAP के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया नया कवच यानी कि आर्मर इसकी सर्वाइबिलिटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और ये मौजूदा वाहन के साथ इंटीग्रेट होने पर
इस टैंक 4569 लेवल 2 और लेवल 3 पर बैलिस्टिक खतरों से बचाता है। इसका मतलब है कि हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ चालक दल की जो सुरक्षा है वो बढ़ जाती है। ये टेक्नोलॉजी स्वदेशी रूप से तैयार की गई है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो सामग्री है उसमें सब कुछ घरेलू रूप से बना है, यानी कि भारत इस तरीके के आर्मर्स के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। डीआरडीओ ने न केवल इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है बल्कि अब यह भी सुनिश्चित किया है कि इसके आवश्यक जो परीक्षण हैं वो भी किए जाएंगे। इसके अलावा सेना की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने के लिए भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग भी किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। कहा जा रहा है कि सीमित संख्या में ये जो कवच हैं यानी कि आर्मर सेट्स हैं वो वेब प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट क्रैश हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों ने अभी इस पर चुप्पी साध कर रखी हुई है। ना ही उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जो कि दिखाते हैं कि एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। हालांकि पायलट सफलतापूर्वक इस फाइटर जेट से बाहर इजेक्ट हो गया और ये जो फाइटर जेट था वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के नंबर 14 स्क्वाड्रन का बताया जा रहा है, जिसे टेल चॉपर्स कहा जाता है। और ये स्क्वाड्रन पाकिस्तानी एयरफोर्स की सेंट्रल एयर कमांड का हिस्सा है और इसे एयर सिक्योरिटी मिशनों के लिए जाना जाता है। और JF-17 थंडर एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे चाइना पाकिस्तान ने साथ में मिलकर बनाया है, आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में अगर पाकिस्तान नहीं बताता कि ये फाइटर जेट उनका क्रैश हुआ है तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान जिन देशों को इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करना चाहता है उन्हें इसकी कमियां पता ना चल सके। और कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि पाकिस्तान के पास JF-17 फाइटर जेट को खरीदने के कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक मौजूद भी हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की खिल्ली ना उड़े, इसीलिए उन्होंने इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ पश्चिम बंगाल के जनपुट गांव में एक नए परीक्षण केंद्र की स्थापना कर रहा है ताकि अपनी मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट है वो ओडिशा के चांदीपुर में स्थित मौजूदा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR पर जो दबाव है उसे कम करेगा। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से भी पता चला है कि इस पर काम काफी तेजी से हो रहा है और यहाँ पर लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। और ये लॉन्च पैड विशेष तौर पर भारत के बैलिस्टिक मिसाइल सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है, यानी कि यहाँ से भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का परीक्षण कर सकता है। इसके अलावा ये जो जनपुट फैसिलिटी है यह अलग अलग फायदे भी देगी। बंगाल की खाड़ी में इसकी निकटता पानी के ऊपर मिसाइल प्रक्षेपण के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की जो जगह है वो म्यांमार के काफी निकट है, जहां चाइना के जहाज अक्सर आते रहते हैं। ऐसे में वो हमारी जासूसी कर सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि डीआरडीओ ने इस स्थान को क्यों चुना है, एक बार इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो मॉडल है डिफेंस सेक्टर के लिए उसे लेकर काफी झिझक रही हैं। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस SPV मॉडल को भी रखा है ताकि भारत की घरेलू क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और भारत की तकनीक को विदेशी तकनीकों के साथ मिलाया जा सके। और ये जो SPV मॉडल है इन्हें लेकर कंपनियों के बीच एक सहमति नहीं बन पा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो रक्षा परियोजना है वो काफ़ी जटिल है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, खास करके टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा इन्हें बनने में लंबा वक्त लग सकता है और बाजार की स्थितियां जो है वो अनिश्चित है, इसीलिए इन कंपनियों के लिए ये जोखिम वाला काम बना हुआ है। SPV मॉडल प्राइवेट सेक्टर कंपनियों पर एक वित्तीय बोझ डालकर इनके जोखिमों को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल की स्थापना यानी कि उसे तैयार करना और उसको मैनेज करना, उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट और संसाधनों की ज़रूरत होती है और रिटर्न भी इसका अनिश्चित है, जो कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए ये हमारी निजी कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज का मानना है कि भारत में जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसके कड़े सरकारी नियम और प्राइस कंट्रोल शामिल होता है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन को कम कर सकता है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। यही नहीं, उनका मानना है कि भारत की रक्षा खरीद में यानी कि डिफेंस प्रोक्यूरमेंट में ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही को नेविगेट करना काफ़ी जटिल और लंबा समय लेने वाला होता है। यानी कि पहले इनसे अप्रूवल लो, फिर क्लियरेंस लो, इसमें काफ़ी समय लगता है जिससे लागत बढ़ती है। यानी कि ये जो नौकरशाही बाधाएं हैं विशेष रूप से
कंपनियों के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा निजी कंपनियों के बीच समान अवसर के बारे में भी चिंता है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाले जो डिफेंस पीएसयूज हैं उनको अक्सर फंडिंग और परियोजना के लिए आसानी से चुना जा सकता है, लेकिन निजी कंपनियों के लिए ये कंपटीशन और टफ हो सकता है। साथ ही उनका मानना है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में जो दीर्घकालीन योजनाएं यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स है उनका भी अभाव है। हालांकि दोस्तों अब भारत सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि निजी कंपनियों को इस स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल पर वो बने रह सकें। उनके लिए उनकी ये जो समस्याएं हैं उनके बारे में विचार करके उनके लिए रोड मैप बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों निजी क्षेत्र की कंपनियां ही भारत को डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप किस किस जगह से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।